आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज है और मैं ये बात इतने वसूख से कह रहा हूं और पिछले 2 साल से। और आज आप देखिए कि पूरी दुनिया उस पे मुत्तहिद भी है, मुत्तफिक भी है, चर्चा भी कर रही है और चर्चा का विषय है। मैं कहता हूं, लोग कह रहे अभी भी आप कर रहे हो। मैंने कहा अभी हल क्या हुआ है, नतीजा क्या निकला है? हा? अभी क्या ऐसा हुआ है कि उस पर बात न की जाए? पूरी दुनिया अब भी उसी पर बात कर रही है। यूएनओ ने आज फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है, धमकाया एक तरीके से। हालांकि ऐसा होता नहीं है, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को धमका दिया यूएनओ ने। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि तुर्की भी इजराइल को कह रहा है कि ये फिर जंग शुरू करने के बहाने तलाश कर रहा है इजराइल। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये, क्योंकि देखिए नुक्ताचीनी और तनकीद ये सब अपनी जगह, लेकिन अब ये जो खबर आ रही कि ईरान, तुर्की और सऊदी इजराइल का खेल करने के लिए मिडिल ईस्ट में बनने जा रहा है 3 देशों का नया गठबंधन। ये आप देखिए कि एक तरफ ईरान, रूस, चीन, दूसरी तरफ मुस्लिम देशों में अब ये 3 बड़ी ताकतें, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान, ये इनका गठबंधन। अगर ये गठबंधन बनता है और जैसा कि दिखाई दे रहा है, क्योंकि बातचीत बहुत दिनों से हो रही और मैं बार बार कह रहा था कि देखिए कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं बार बार कहता हूं कि ठीक है, आप तनकीद कीजिए, सवाल खड़े कीजिए, लेकिन कोई ना कोई एक खिड़की जरूर खोल के रखिए। खिड़की हम नहीं बंद कर सकते, नहीं बंद करनी चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे मिडिल ईस्ट में हमारे साथ, देखिए मैं आज ताखिर से आया हूं, मेरे साथ मेरे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, फिरोज बख्त अहमद साहब, एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा, और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊं। मैं 2-3 बहुत तेजी के साथ अपडेट दे देता हूं और खास तौर से यह अपडेट कि मिडिल ईस्ट में इजराइल जो संकट को दूर करने के लिए, जो यहाँ पे खतरात हैं उन्हें दूर करने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और ईरान अब एक मुसल्लस कायम करने जा रहे हैं, एक इत्तेहाद, एक नया गठबंधन कायम करने जा रहे हैं। ईरान ने इसकी बाकायदा शुरुआत कर दी है। ईरान की पहली कोशिश तुर्की के साथ लेने की है। इसके लिए तुर्की को रिझाया जा रहा है। अगर तीनों देश एक साथ आते हैं तो मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा कमजोर होगा। लेकिन अब यहां पे आप देखिए ये जो बात आ रही कि रिझाया नहीं, पहले ही से ईरान और तुर्की में बातचीत चल रही है, ईरान और सऊदी अरब में बातचीत चल रही है, सबको ये बात पता है। लेकिन प्रेशर इतना हो जाता है अमेरिका का कि जिसकी वजह से बात बिगड़ जाती है। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे आप देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की को रिझाने में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुद लगे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी मुसलसल तुर्की के लीडरान के राब्ते में, संपर्क में। इसी तरह ईरान सऊदी को भी साधने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि देखिए इसमें लिखा है, लेकिन ये बात हम कई बार कहते आए हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों को कमजोर करने के बाद यहाँ पे जैसा लिखा जा रहा है कि इजराइल मिडिल ईस्ट का सुपर पावर देश बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इन्होंने कहा है कि बन गया, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, हरगिज सुपर पावर वो नहीं बना। इजराइल ने अब तक लेबनान, इराक, कतर, सीरिया, ईरान जैसे देशों पर अटैक भी कर चुका है। सभी जगह इजराइल को बढ़त ये कह रहे हैं कि मिली है, लेकिन हमास, गजा में इजराइल आ रहा है। इसका जिक्र जो है वो कोई करे ना करे, लेकिन हकीकत ये है कि गजा में इजराइल हार गया। वहां पे ना तो हमास को खत्म कर पाया, ना तो अपनी ताकत की बुनियाद पे कैप्टिव्स को ला पाया। अमेरिका के सहारे ये जरूर हमले दूसरों पे करते रहे, लेकिन उसका कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिला, खुद इजराइल तबाही के दहाने पे। लेकिन यहाँ पे तजिया निगार इस तरह से इसे देख रहे हैं
कि ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक तुर्की के पास 6 लाख एक्टिव सैन्य कर्मी है, इनमें 3 लाख रिजर्व में है। तुर्की के पास यहाँ पे 2238 टैंक, 1000 तोपखाना, 300 रॉकेट आर्टिलरी। इसी तरह तुर्की के पास 17 फ्रिगेट और 13 पनडुब्बियां हैं। तुर्की के पास 1000 से ज्यादा विमान, फाइटर जेट की तादाद 201 है। तुर्की नाटो मेंबर है, ऐसे में वो काफी सुरक्षित या महफूज देश है। इसी तरीके से सऊदी की बात करें तो उसके पास 1,57,000 एक्टिव फौज है। साथ ही 1,50,000 पैरा मिलिट्री जवान सऊदी अरब के पास है। सऊदी एयरफोर्स RSAF के पास 1000 से ज्यादा विमान है। इनमें सबसे अहम अमेरिका से लिए गए F-15E स्ट्राइक ईगल, ब्रिटेन के टॉर्नेडो IDS और यूरोप के यूरो फाइटर टाइफून इसमें शामिल है। इसके अलावा सऊदी अरब के पास 185 से ज्यादा हेलीकॉप्टर है। सऊदी ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ रक्षा सौदा किया, जिसमें उसे परमाणु सुरक्षा की गारंटी मिल गई है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के पास इस वक्त 5,80,000 सैनिक हैं। ईरान ने 2 लाख ट्रेंड रिजर्व सैनिक जो है वो रख रखा है। यानी इस तरह से अगर मिला लिया जाए तो ये और ज्यादा हो जाती है। ईरान के पास 3,000 करीब बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उसके पास शायद ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रूस कर रहा है। बड़ी जंग में ईरान को चीन और रूस जैसे दोस्तों की मदद मिल सकती है, लेकिन 3,000 से ज्यादा वहां पे, क्योंकि रिपोर्ट गाए बगाए आती रही है। तो ये आप देखिए, और इस तरह से इन तीनों का जायजा लिया जा रहा है कि अगर ये जंग होती है तो इस तरह से वो अपने आप को मजबूत करेंगे। इसके अलावा खबर यह है कि गजा अस्पताल में इजराइल के जरिए रिहा किए गए 30 फिलिस्तीनियों की लाशें जो है वो पहुंची हैं। इसके अलावा इजराइल ने उच्च यानी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से कुछ घंटे पहले फिलिस्तीनी कैदियों से रेड क्रॉस की मुलाकात पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से अनिवार्य सैन्य सेवा खिलाफ यरूशलेम में 3 लाख से ज्यादा यहाँ पे अति रूढ़िवादी यहूदियों ने रैली निकाली है। ये आप देखिए कितनी बड़ी रैली जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ एक तरह से यहाँ पे इजरायली द्वारा युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन के खिलाफ लंदन में फिर एक बार बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे वहां पे प्रोटेस्ट हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमले में अमेरिकी की मिली भगत का इल्जाम आयद किया है। तो ये तमाम आप देखिए ये खबरें, बहरहाल इन तमाम खबरों पे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे दहशतगर्द इजराइल के हमले जारी, ये सहर टीवी लिख रहा है। 4 फिलिस्तीनी यहाँ फुटबॉलर शहीद, दुनिया सयूनी जराइम पर तमाशाई बनी हुई है। तो ये जुल्म ज्यादती की भी खबर आई। मुकम्मल इंसानी अलमिया इजराइल के वहशियाना हमलों में 22,000 बच्चे शहीद हुए हैं, जो अब तक की टोटल रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। मैं इन तमाम इशू बात करूंगा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, मैं सबसे पहले फिरोज बख्त अहमद साहब को स्क्रीन पर लूंगा। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार है, जर्नलिस्ट हैं, और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, और बहुत प्यारी शख्सियत। और आप देख ही सकते हैं, गुफ्तगू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार जब जज्बाती होते हैं तो बड़ा खतरनाक भी बोल देते हैं, लेकिन कहते हैं कि माफ कीजिएगा ऐसा हो जाता है। लेकिन तो मुझे वो पाकिस्तान वाला वो जो कौन है तंज मज़ा वाले, कहते हैं अरे भाई मैं इधर उधर बहक जाता हूँ, थोड़ा मुझे संभाल लीजिएगा। तो मुझे वो कैरेक्टर याद आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये है। इसके अलावा हमारे साथ एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा जुड़ी, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ माफी के साथ। वो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविस्ट के तौर पे हमारे साथ शरीक होती हैं। इसके अलावा वो माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी राय और बड़ी अच्छी नजर वो रखती है, और बाकायदा मुताला करती, पढ़ती हैं ताकि गुफ्तगू की जा सके, और बहुत ही एक नजरियाती गुफ्तगू होती है। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं नदीम अहमद साहब, प्रोफेसर नदीम अहमद साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल कर लेता हूँ।
प्रोफेसर नदीम अहमद साहब, लाइट आपकी थोड़ा चेहरे पे कम पड़ रही है, तो चेहरा जो है जरा साफ दिखना चाहिए। लग रहा है यूनिवर्सिटी वगैरह में या कॉलेज में। तो बहरहाल मैं आप पास आऊंगा, आप तब तक कर लें दुरुस्त लाइट। तो मैं सबसे पहले फिरोज बख्श अहमद साहब, ये जो एक खबर आई है कि तुर्की, ईरान और सऊदी अरब ये एक मुसल्लस कायम कर रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं, और इसमें ईरान जो है इनिशिएटिव ले रहा है। और ईरान अभी से नहीं, काफी दिनों से इस पे हम कई बार हमने बात भी की। हम आप लोग या कोई भी जब भी सवाल उठाता है तो मैं कहता हूं भाई कि ईरान अगर इन तमाम खराब हालात के बावजूद अगर वो सऊदी से मुस्तकिल राब्ते में है, तुर्की से राब्ते में है, तो कहीं ना कहीं तो खिड़की खोल रहा है। क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में इस तरह की कोई चीज हो सकती है? क्योंकि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं कि वो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। तो क्या क्या हालात के पेश नजर, और खास तौर से कि जब ईरान, चीन और रूस गठजोड़ कर रहे हों, एक ताकत जो है, तो बड़ी ताकतें तो ये आ ही गई हैं। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि ये भी एक मुसल्लस कायम हो सकता है? फिरोज बख्श अहमद साहब, और जी अपडेट भी आप अपने तौर पे दे सकते हैं, क्योंकि हम आगाज आपसे कर रहे हैं जी। जी जी, देखिए ऐसा है डॉक्टर मुमताज आलम साहब कि आपने इस मुसल्लस की, इस ट्रायंगल की बात करी। थ्री थ्री साइडेड ये जो है, एक एक कंसोर्टियम बना रहे हैं लोग, आप बकौल आपके, और आपने कहीं पढ़ा होगा, तुर्की है, सऊदी अरब वगैरह है। अब ये क्यों बना रहे हैं, इसकी वजह तो जग जाहिर है, सब दुनिया जानती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर ईरान इसमें शामिल है, ईरान ने कुछ कोशिश की है, तब तो ये मामला मुझे कुछ मुस्बत और कुछ दमदार नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ईरान के बारे में तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ईरान अगर किसी भी रेजिस्टेंस की बात सोच रहा है या करना चाह रहा है, करेगा, अगर उस पे उसको छेड़ा गया तो समझ में आती है। ठीक है, लेकिन जहां तक बाकी आपने नाम लिए, मैं आज भी उन नामों को बहुत ज्यादा बाकिरदार नहीं समझता, बहुत ज्यादा वजनदार मैं उनको नहीं मानता, और उनको बहुत ज्यादा मैं मुस्बत नहीं मानता। ठीक है, जबानी जमा खर्च हो रहा है, जबानी जमा खर्च हो रहा है। ठीक है, कि सऊदी अरब है, और आपका कतर हो गया, या आपका तुर्की हो गया, या इस तरह के और ममालिक हो गया। मैं इसमें ईरान को नहीं जोड़ रहा, ईरान को इसमें जुड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस वक्त ईरान के साथ ज्यादती हो रही थी, ईरान के ऊपर जुल्म हो रहा था, B2 बॉम्बर वहां अपने बम बरसा रहे थे, ईरान के इन्होंने इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े इन्होंने फौजी जनरल मार दिए थे, और सिविलियंस को भी मारा था गालिबन। 130 सिविलियंस वहां मारे गए, बड़ा नुकसान हुआ था। तो उस वक्त भी ये लोग खामोश बैठे रहे। और ईरान, देखिए ईरान एक बड़ा कंट्री है, बाकिरदार कंट्री है, और ईरान एक वजनदार मुल्क है, एक तारीखी मुल्क है, और बड़ी जबरदस्त ईरान की तारीख है। ठीक है, ईरान उस पर पूरा खरा उतर रहा है, ईरान उस मामले में बिल्कुल देसी, जैसे होना चाहिए ना मुल्क को, वैसा ही है। लेकिन जिनके आपने नाम लिए हैं, मुझे इन नामों से कुछ चिड़सी हो गई है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मैं कड़वी बात कहता हूँ, उस वक्त मैं कड़वी बात ही कहूंगा। इन नामों से मुझे इरिटेशन हो गई है, और मैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, आप कह रहे हैं चलो भाई हालात के मुताबिक ये सब मिल जाएंगे, ईरान कोशिश कर रहा है। अरे भाई, ईरान ने जब लीड किया, ईरान ने जब कतर पर, मतलब कि जो USA की बेस थी, तब भी आप खामोश रहे। और मतलब जो दूसरे छोटे ममालिक हैं, हालांकि आपके सवाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि आपने तजिया करने की बात कही है मुझसे, कि चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो आपका कतर हो, चाहे वो UAE हो, जब ईरान अपने मिसाइल अपने मार रहा था, तो ये लोग उसको बीच में रोक रहे थे। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मुसल्लस बन जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे ये मुसल्लस बनता दिखाई नहीं देता, सिवाय ईरान के, जो कि एक कॉर्नर है इस मुसल्लस का। वो तो हमेशा जो है कायम और दायम है, हमेशा से, और रहेगा।
लेकिन ये जो दो चीजें हैं मुझे लगता है ये फ्यूज हो जाएंगे। इनमें मतलब इनमें करंट नहीं है, दीज आर विदाउट करंट। ठीक है, ईरान ने अच्छी कोशिश करी, लेकिन ये लोग जो हैं, इनका फिर मैं बार-बार कहता हूँ, इनका कोई किरदार नहीं है, इनका कोई ज़मीर नहीं है। ये ज़मीर फ़रोश मुल्क हैं, ठीक है? और ये जो मुल्क हैं, ये बिल्कुल बेपेंदे के लोटे हैं, ज़रा-सी देर में बिक जाने वाले लोग हैं। ये मुनाफ़िकीन की लिस्ट में शामिल हैं, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं मतलब एक टाइम में मैं बड़ा मान-सम्मान करता था, बड़ा मानता था सऊदी अरब को, ऑफ कोर्स मक्का मुकर्रम मुकर्रमा की वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब इज़ नॉट द राइट कंट्री टू टेक केयर ऑफ मक्का मुकर्रमा या मदीना का, ठीक है? ख़ैर ये तो एक अलग चीज़ है, बहस का मैं नहीं पढ़ना चाहता। इसमें थोड़ा-सा और भी उलझने वाली बात है और लोग पता नहीं क्या-क्या इसके बारे में कह दें। बस आखिर में यही कह के इजाज़त लूँगा आपसे मैं डॉक्टर रिज़वी कि ईरान की कोशिश अच्छी है, लेकिन ना तो सऊदी अरब के ऊपर कोई एतबार किया जा सकता है, ना तुर्की के ऊपर। जी डॉक्टर रिज़वी।